दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी, जो मेरा पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 मेरा बन चुका है, 12th का है, गेस प्रश्न है, और यह पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 मेरा नहीं देखो तो पीछे जा करके इस चैनल पे आप जा करके पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम फिर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आए 10, जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 10 पूछता है, जिसमें से देना रहता है 5, और उसका हम आज फिर से पार्ट 2 देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है तुलसी को किस वस्तु की भूख है। ये तो कवि तुलसीदास है, उनको किस वस्तु की भूख लगी हुई है। यह साइंस और कॉमर्स 2014 पूछा गया है, 11 में पूछा गया है और 18 पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते क्या दिया है। तो लिखा है तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। यानी उनको भोजन की तो भूख है, लेकिन खाने वाला भोजन नहीं, उनको भक्ति का भोजन, यानी उनको कैसा अमृत चाहिए, यानी उनको भूख जो है वो अपने भगवान के प्रति उनके भक्ति में लीन होना चाहते हैं। उनको क्या है, इनको भूख लगा हुआ है। कहने का मतलब जो अमृत के समान जल है, वह जल क्या है, भक्ति है। और भक्ति में या इस तरह खो जाना चाहते हैं कि वह अपना सब चीज़ उनके चरणों में क्या करते हैं, न्यौछावर कर देना चाहते हैं। किनके चरणों में, तो भगवान राम के चरणों में। यही कहता है भक्ति दीजिए और फिर कोई दूसरी कामना न रह जाए। वो कहते हैं कि हमें इतना अपने शरण में ले लीजिए और मैं आपके भक्ति में इतना लीन हो जाऊं कि हमें कोई दूसरी वस्तु की कामना न रहे। चलिए फिर समझ लीजिए, कहता तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो लिखेंगे तुलसी को भक्ति की भूख है ना। वो अब राम से कहते हैं कि आप हमें अपने चरणों में ले लीजिए, ताकि हमें कोई दूसरी वस्तु की कामना न रह जाए। इतना लिख देंगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए साइंस और कॉमर्स से पूछा गया है, 22 से पूछा गया है, 21 से पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 9 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर क्या कहता है। कहता है जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नारी की पैदा कब आरंभ हुई, तो कृषि का आविष्कार के। तो जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यानी जब मानव जाति क्या किया, कृषि का खोज किया, तो वह बोला कि नारी कहाँ रहेगी, घर में रहेगी, और पुरुष बाहर रहेगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़े में बट गया, और यहाँ से नारी और स्त्री में 2 टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया, 2 टुकड़ों में बट गया। घर का जो जीवन है वह सीमित, और बाहर का जो जीवन है वह असीमित है। यानी घर का जो जीवन देखिएगा वह एक कमरे में बंद है, और बाहर का जो जीवन है वह असीमित है, और वह क्या है, अलग है। यानी घर में बांधा हुआ है, लेकिन बाहर बंधा हुआ व्यक्ति नहीं है। एवं छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई, और कृषि के विकास के साथ साथ नारी की पराधीनता शुरू हो गई। फिर समझते हैं। अगर आप सबको लिखेंगे कैसे, पहले यह समझ लीजिए। तो लिखेंगे जब नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो लिखेंगे नारी की पराधीनता कृषि का आविष्कार हुआ, तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई, है ना। तब से नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगा। तब से दोनों का जिंदगी अलग अलग बट गया। घर का जो जीवन था वह सीमित था, लेकिन बाहर का जीवन जो है असीमित था, और एक छोटी जिंदगी और एक बड़ी जिंदगी में क्या हो गया, बट गया। इसीलिए कह सकते हैं कि जब से कृषि का विकास हुआ तब से नारी की पराधीनता शुरू होने लगी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। या साइंस और कॉमर्स में 23 में और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि राजा अपने छत्र चवर के साथ बाजे के साथ आ रहे हैं, कहीं धूप न उड़े, इसलिए धूल न उड़े, इसलिए सड़कों क्या जा रहा है, सींचा जा रहा है। कहने का मतलब साफ किया जा रहा है। चलिए फिर समझ लीजिए। कहता है सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि राजा अपने सेना के साथ वापस आ रहा है, और गाजे और बाजे के साथ वापस आ रहा है। इस उनको कहीं धूल न उड़े और उनको धूल न लग जाए, इसलिए सड़कों क्या किया जा रहा है, सींचा जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला है डायरी क्या है ना। यह साइंस और कॉमर्स 23 में, 17 में, आर्ट्स वाले के लिए 16 में,
और 15 में और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है डायरी जो है हिंदी साहित्य की एक विद्या है। डायरी क्या है? तो हिंदी साहित्य की एक विद्या है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को क्या करता है, कागज पर उतारता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायरी मन का एक क्या है, कूड़ा के समान है। कोई कचरा को हम एक जगह बिकते हैं, ठीक उसी प्रकार यह मन का क्या है, कूड़ा है। फिर समझ लीजिए कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे डायरी हिंदी साहित्य विद्या की एक विद्या है। हिंदी साहित्य की क्या है, एक विद्या है जो व्यक्ति अपने मन की बातों को क्या करता है, उस कागज पे लिखता है। और तो हम कह सकते हैं कि डायरी मन का एक कूड़ा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला चलिए देखते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है तिरिच क्या है। यह मेरा जो क्वेश्चन है, तिरिच क्या है और यह कहानी में किसका प्रतीक है। इसमें बताया गया है तिरिच जो है क्या है और यह कहानी में किसका प्रतीक है। तो तिरिच के लेखक कौन है दोस्तों, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कहता है तिरिच छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है जिसे विष खापर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विष खापर। तिरिच क्या है दोस्तों, तो तिरिच जो है ना एक छिपकली जाति का होता है, उसी को हम बोलते हैं छिपकली प्रजाति क्या होता है, जिसे जहरीला लिजार्ड बोला जाता है, जो विष के बहुत विष उसके पास है। इस कहानी में तिरिच जो है प्रचलित विश्वासों और रूढ़िवादियों का क्या है, प्रतीक है। वह विश्वासों और रूढ़िवादियों का क्या है, प्रतीक है। फिर समझ लीजिए तिरिच क्या है। तो तिरिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है जो विष उसके पास बहुत ज़्यादा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विष खापर भी कहते हैं। इस कहानी में तिरिच जो है वह विश्वास और रूढ़िवादियों का क्या प्रतीक है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था। बुद्ध जी बोले आनंद से कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुण होने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। फिर समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह चलने वाला था 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नारी को क्या कर दिया, नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, इसीलिए वह ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमर्स और साइंस वाले को। तो भगत सिंह के अनुसार देश में कैसे युवकों की आवश्यकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भगत सिंह के अनुसार देश को जुझारू, कर्मठ, बलिदानी युवकों की क्या है, आवश्यकता है, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। फिर समझ लीजिए भगत सिंह के अनुसार युवकों की कैसी आवश्यकता है। तो लिखेंगे भगत सिंह के अनुसार देशों में जो युवक होना चाहिए वह जुझारू होना चाहिए, कर्मठ यानी मेहनती होना चाहिए, अपने बलिदान दे सके, है ना। ऐसे युवकों की हमारे देश की क्या है, आवश्यकता है, जो अपना सब कुछ हमारे देश के लिए क्या कर सके, न्यौछावर कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पुंडलिक जी कौन थे, है ना। यह 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, 9 में पूछा गया क्वेश्चन है और 17 में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है पुंडलिक जी भितिहरवा विद्यालय का अध्यक्ष थे, यानी पुंडलिक जो थे वह भितिहरवा विद्यालय क्या थे, अध्यक्ष थे। भितिहरवा आश्रम में रहकर वह बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रामवासियों को दिल से भय दूर करने के लिए आए थे, और उनको महात्मा गांधी ने बुलाया था। किनको? तो पुंडलिक जी को। कहाँ बुलाए थे? तो चंपारण में। कहाँ बुलाए थे? चंपारण उनको बुलाया गया था। कौन बुलाए थे? तो महात्मा गांधी ने उनको क्या किया था, बुलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंडलिक जी कौन थे? तो वह भितिहरवा विद्यालय के अध्यक्ष थे, है ना।
और वह विद्यालय में रह करके लोग बच्चों को पढ़ाते थे और लोगों को गांव वासियों क्या कर दिल से दूर करने के लिए उनको बुलाया गया था। कौन बुलाए थे? तो महात्मा गांधी के वो बुलाने पर आए हुए थे चंपारण में। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है? यह भी 21 क्वेश्चन और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहता है अधिनायक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में, जो अधिनायक है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या करता है? अपना सत्ता को पकड़े हुए है ना, जो सत्ता धारण करने वाले लोग होते हैं वैसे लोग हैं। और उसकी जो राजसी है, ठाठ बाट है, भड़कीले रोब दाब है, उसे क्या है? पहचान है। मान लीजिए अधिनायक कौन है? तो नेता लोगों को मान लीजिए, है ना, वह नेता लोगों का क्या है? सत्ता है। और उसकी जब सत्ता आ जाती है तो अपना ठाठ बाट, है ना, रजैसी, भड़कीले, रोब दो अपना नहीं सहते हैं और लोगों को क्या करते हैं? अपनी रोब दोब दिखाते हैं, यानी उनकी क्या है? पहचान है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बतलाया है? जो ज्ञानेंद्र पति है अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बताया है? यह 19वां क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको अच्छी तरह से देखते रहिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कहता है कवि ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को लोकगीत, शोकगीत, लालटेन, अंधकार, गरीबी, उदासी को अपना जन्मभूमि बताया। यानी ज्ञानेंद्र पति जो है वह अपने गाँव को किस रूप में बताएं? तो अपने गाँव को लोकगीत, शोकगीत, लालटेन, अंधकार, गरीबी, उदासी, इसी तरह का जन्मभूमि क्या किए? बताएं। तो चलिए, तो हम मेरा जो सेट या 2 है, सेट 1 भी इससे पहले वीडियो में डला चुका है, इसमें उससे भी 10 क्वेश्चन था और इसमें भी 10 क्वेश्चन, हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम लोग इसी तरह जो 10 देखने वाले थे, जिसमें मेरा 2 हो चुका है, अब बचेगा 8। और इसी से आपको जो भी ये क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, सब इसी से रहेगा, 10 में 10। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।